हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। आशा नहीं पूरे विश्वास के साथ करते हैं। और बताइए आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। आज फिर एक नए सेशन के साथ जुड़ गए हैं। आज लगभग 50 सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐसे लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप 50 सब्जेक्ट की क्वेश्चन को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको समझिए कि 5 से 6 नंबर आपको क्वेश्चन इसी से मिलेगा। ठीक है ना। ऐसे 50 सब्जेक्ट के क्वेश्चन को एक में किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और अब लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। जो पुराने बच्चे हैं लाइक करके और शेयर भी कर देंगे। नए बच्चे अपना जो है कमेंट में अपना नाम लिख देंगे न्यू बच्चा करके। और जितना भी आपके पास ग्रुप होगा व्हाट्सएप ग्रुप सब में शेयर कर देंगे। ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर बीच में बात होता रहेगा। हर क्वेश्चन को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। तो आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? कह रहा है कि बुढ़ापा जो है ये कौन सा संज्ञा है, बता दीजिए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, बताइए ये कौन सा संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर का भाववाचक, क्योंकि इसमें भावना की बात किया गया है ना। बुढ़ापा भाववाचक ना, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण का पूछ रहा है। 4, 3, 5, 2, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं विशेषण के, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर इसका होगा ए। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है ना। राइट आंसर ए। 4 होता है विशेषण, याद रखना इसको। ठीक है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आपने क्या खाया इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। अगर आपने क्या खाया इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर पुरुषवाचक। अच्छा पूछिए इसमें क्या पूछ रहा है, क्या कौन सा, ये पूछ रहा है ना। तो आप बताइए क्या पूछ रहे हैं, मतलब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं। भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं, आप बता दीजिए। भविष्यत काल के कितने प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार, 2 प्रकार, 5 प्रकार। भविष्यत काल ये सब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है ना। वीवीआई आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना। 3। ठीक है। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए तो और जवाब दीजिए। तो आप लोग हम देखते हैं कितना आप लोग कर पा रहे हैं। अच्छा जितना बचा है 50 सब्जेक्ट की क्वेश्चन में हम देख रहे हैं। जितना आप अपने से सही कर दे रहे हैं उसको लिख दीजिए कि मेरा इतना सही हुआ है। ठीक है ना। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, अपना नाम भी लिख देंगे कमेंट में और वीडियो को शेयर भी कर देंगे। ठीक है ना। और कमेंट में जरूर लिखेंगे कि आपका कितना सही हुआ। 50 में आप कितना सही किए ये जरूर लिखिएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दध्योधन का संधि विच्छेद क्या होगा। दधि प्लस उधन, दधि प्लस योधन, दधि प्लस उदन या फिर दधि प्लस योधन। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर अब बताइए कमेंट में लिखिए। राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है ना। दधि प्लस योधन। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए। तो इसका कह रहा है कि राम ने भिखारी को पैसे दिए। राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में जो को है किस कारक की विभक्ति है। कर्म प्रधान या फिर संप्रदान या फिर संबंध। कर्म, संप्रदान, संबंध या फिर कारक, बता दीजिए कौन सा है। 8 होता है ना कारक चिन्ह, उसमें बता दीजिए कौन सा है। तो संप्रदान को के लिए आ रहा है ना, को के लिए किसमें आता है, संप्रदान में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन के लौह पुरुष में कौन सा समास है। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को अगर लास्ट तक आप बने रहें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। ठीक है ना। आज का सेशन बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो आप लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। और आपको सेशन अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा। ठीक है ना। शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का कि लौह पुरुष कौन सा समास है। द्वंद्व, नैया, कर्मधारय, दिगु। अच्छा देखिए ऑप्शन से भी आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। वैसे दिगु में क्या होता है, संख्या होता है। तो क्या लौह पुरुष में संख्या है, नहीं, तो राइट नहीं होगा। अच्छा नैया में क्या होता है, नकारात्मक है। लौह पुरुष नकारात्मक है। नकारात्मक का मतलब जैसे असत्य, झूठ, ये सब जो होता है ये नकारात्मक है। अच्छा द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होता है। एक दिशा मिलेगा भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, ऐसा मिलेगा। बीच में ऐसा रहेगा तो ये तो है नहीं। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, कर्मधारय। आप ऑप्शन से भी आंसर को निकाल सकते हैं। आपका तैयारी बेहतर हुआ होगा। तो अगर आपका तैयारी बेहतर नहीं हुआ होगा तो आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होने वाला है, आपकी तैयारी बेहतर भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। निर्जन में कौन सा उपसर्ग। अच्छा निर्जन को तोड़िए। नि
निर आधा र प्लस जन, यही होगा ना। आप बताइए उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले वाला। निर कहाँ लिखा है? ई नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी होगा, ठीक है ना। हाई भी नहीं होगा, हाई हाई निर नहीं। देखिए यहाँ पे फर्क यही है, यही फर्क है कि हाई हर्षई है, आई ही दुर्गई है, तो आपको याद रखना है कि हर्षई वाला होगा क्योंकि हर्षई में है ना। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। करेगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अच्छा, सोनित या फिर सुनीत, सोनित, सुड़ित या फिर सुड़ित। देखिए ये सब सही लिखा, मतलब सब सुनीते लिखा है, पर इसमें सही कौन सुनीत है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना। शुद्ध शब्द को थोड़ा सी ध्यान से देखना पड़ता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें कोई फैक्ट नहीं होता है कि बता सके, ठीक है ना। आप उसे लिखा आता है सुनीत, तो याद रखना है। यदि एक के बाद यदि, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है कि यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में परिवर्तन हो जाता है? आप बताइए। आय में, अय में और अव में, फिर आओ में। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना, अय में, ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें? पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। कह रहे 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके दर्शन कब होंगे? आपके दर्शन कब होंगे? मैंने यह काम करा है, या फिर प्यास से ओठ सूख रहा था, या फिर मेरा बात सुनो। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, वाक्य शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, कौन सही लिखा हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है ना, राइट आंसर है। आपके दर्शन कब होंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करके, हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ धोना, या फिर सफाई करना, चोरी करना, गंदगी फैलाना। आप बताइए चोरी करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बताइए, आप चोरी करिएगा तब क्या हाथ पर हिस्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कभी करिएगा नहीं, करना नहीं चाहिए, चोरी भरा गलत बात है, ठीक है ना। बचपन में चोरी किए हैं? हाँ चोरी तो किए होंगे, पेंसिल वैसिल चुराए होंगे। चलिए पेंसिल, पेंसिल, कलम, ये सब। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? बता दीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी, हितैषी या फिर हितैषी या फिर हितैषी। देखिए ये सब हितैषी लिखा है, पर इसमें शुद्ध में कौन है? शुद्ध में कोई फैक्ट नहीं होता है कि आपको बताएं, इसका इसे याद रखें, राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना, हितैषी ऐसा लिखा था, हितैषी। इसमें कोई फैक्ट नहीं है कि आपको समझा पाए, क्योंकि वो लिखने वाला चीज़ है ना, आप शुद्ध वक्त आप कहीं कहीं पढ़े होंगे तब याद होगा, ठीक है। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम, अंत प्लस इम, अंत प्लस इम होगा ना। तुर के देख लीजिए, तुर के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा इसका प्रत्यय क्या होगा। उपसर्ग का मतलब होता है आगे वाला, प्रत्यय का मतलब होता है पीछे वाला। तो इसमें प्रत्यय पूछ रहा है मतलब पीछे वाला, पीछे वाला क्या है? इम, इम राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना। याद रखना है, इसे फैक्ट वाला चीज़ है तो आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है इसका पढ़िए। अष्टाध्यायी में कौन सा समास? द्विगु, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि या फिर नहीं। अब बताइए अष्टाध्यायी में क्या है? अष्ट मतलब 8 होता है, एक मतलब संख्या रहता है, संख्या रहता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा द्विगु होगा ना। चलिए द्विगु होगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में बेरोजगारी के एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बता दीजिए, सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा या फिर बाल विवाह। बता दीजिए कौन ऐसा कारण है जो भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है बेरोजगारी का? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है ना, जाति प्रथा, ठीक है। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है? पेड़ पर कमरा विनोद कुमार शुक्ल की, अशोक वाजपेयी की, अमरकांत की, फिर यतीन्द्र मिश्र का। विनोद कुमार शुक्ल या फिर अशोक वाजपेयी, अमरकांत या यतीन्द्र मिश्र। पेड़ पर कमरा, पेड़ पर कमरा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप बता दीजिए जल्दी से कमेंट में। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा कमेंट में लिख दीजिए विनोद कुमार शुक्ल कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं, आप ये बता दीजिए, हमारे पाठ में कौन सा लिखे हैं, आप ये कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन, बहुत आसान भी है। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है बता दीजिए। ढाते विश्वास, दहीवरी मगम्मा, नगर माँ। अच्छा आपके एक क्वेश्चन के अराउंड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या? पूछेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होगा, पर भले थोड़ा सी वीडियो लंबा हो, पर आपकी तैयारी को बेस्ट करना है तो थोड़ा सी अराउंड में क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। इसका राइट आंसर भी होगा, राइट आंसर भी। दही वाली मगम्मा का अनुवाद किए हैं। अच्छा दही वाली मगम्मा
कौन सा भाषा में लिखा हुआ था जिसको अनुवाद किया गया। आप ये कमेंट में लिख दीजिएगा। ढाते विश्वास के लेखक कौन है ये भी लिख दीजिएगा। दहीवर मगम्मा का लेखक कौन है, माँ का लेखक कौन है, नगर के लेखक कौन है। लेखक कम से कम चारों का आप कमेंट में लिख दीजिए ताकि हम समझ जाएंगे आपका तैयारी बेस्ट हुआ है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवित्री अनामिका ने का जन्म कब हुआ, 1961, 1962, 1963 या फिर 1965। बता दीजिए इसका राइट है। अच्छा ये भी कमेंट में लीजिएगा कि जो कवित्री अनामिका है ये कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं, आप बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर अब बताइए। अनामिका का जन्म कब है, तो 1961 में, 1961 में, ठीक है ना, 1961 में। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन हो गया ना। अब अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन से। अरे 19 के बाद 20 ना आता है जी, 19 के बाद 20 ना आता है तो 22। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि घनानंद की भाषा क्या है, अवधि, ब्रज भाषा, प्राकृतिक या फिर प्राकृत या फिर पाल, ये बता दीजिए। घनानंद की कौन सी भाषा थी, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रज। अच्छा ये भी कमेंट में कि घनानंद कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं, आप लिख दीजिए कमेंट में। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब लिखना ही पड़ेगा भैया, नहीं लिखेगा तो काम नहीं चलेगा। अरे किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया, मेरे भाई अब बता दो किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को बदल दिया था, बेटियों के अनुसार या फिर खोखा के अनुसार, फिर मदन के अनुसार, फिर गिद्धालाल के अनुसार। आप बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर तभी होगा, इसका अराउंड में बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ रहे हैं, देखिए आप जवाब जरूर दीजिएगा। अच्छा सेन साहब की बेटियाँ कितनी थी, तो 5, पाँचों का नाम आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। अच्छा मदन कौन था, तो गिरधालाल का बेटा था। गिरधालाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था इसको। अच्छा खोखा का दूसरा नाम क्या है, कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए इतना क्वेश्चन पूछने ढेर है। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दारिश नामक सोने का सिक्कों से भरा घड़ा किसको मिला था, बताइए। हेकल को या फिर हकर्स को या फिर वारेन हेस्टिंग्स को या फिर विलियम जोन्स को। अब बताइए जो दारिश नामक सोने का सिक्का था भरा हुआ घड़ा का, ये किसको मिला था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना, वारेन हेस्टिंग्स को। चलिए देखते हैं अगला, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हो गया ना 22 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, अब बताइए कन्नड़ से, तमिल से, उड़ीसा फिर गुजराती से। आप बताइए जो ढाते विश्वास है। अच्छा ढाते विश्वास का लेखक कौन है, ये कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा, ये नहीं भूलिएगा कमेंट में लिखना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा से लिखी हुई तो उड़िया भाषा में। चलिए 24 नंबर मतलब हाफ पहुंचने वाले हैं। 24 नंबर हाफ 25 पहुंच में गए, अब हाफ और बचा है, हाफ और बचा है। आप लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन को, जितना ही क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा ना, समझिए आपका तैयारी उतना ही बेस्ट होगा। तो आप लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, अटेम्प्ट करिएगा, और जो भी हम होमवर्क में देते हैं, कमेंट में लिखने को देते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, भूलेंगे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे और अपना कमेंट में नाम भी बता देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, दूर चट्टानों की ठंडी गोद में। आप ये कविता जो पढ़े हैं, आप बता दीजिए ये कविता जो है ये पंक्ति कहाँ से लिया गया है, एक जो कविता से लिया गया है ये पंक्ति किस कविता से लिया गया और उस कविता का लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। जीवनानंदन दास, अनामिका, सुमित्रा नंदन पद, फिर रेनर मरिया रील के। इसका राइट आंसर डी ये हो जाएगा, रेनर मरिया रील के। कौन सा पाठ लिखे हैं, तो मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है ना। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवनानंदन दास के किस कविता के लिए प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। अब बता दीजिए कौन सी कविता के लिए, कि मन विहंगम के लिए, फिर बनलता सेन के लिए, फिर रूपसी बंगला के लिए, फिर झारा पालक के लिए। अब बताइए इसका राइट आंसर भी होगा, राइट आंसर भी, ठीक है ना, बनलता सेन के लिए। चलिए देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, पढ़िए और जवाब दीजिए कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी क्या कहना चाहते थे, पुस्तक की शिक्षा लेने के लिए, फिर यंत्रों की शिक्षा लेने के लिए, फिर बुद्धि की शिक्षा या फिर हृदय की शिक्षा। तो गांधी जी बड़ा आध्यात्मिक इंसान थे, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। हृदय की शिक्षा वो बोल रहे थे कि ये जो किताबी शिक्षा है ना उससे भी ज़्यादा जरूरी है हृदय की शिक्षा लेने की, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा आप ये भी लिख दिए कमेंट में गांधी जी का जन्म कब हुआ। अब बौर मतलब जन्म होता है, ठीक है ना। आप गांधी जी का जन्म लिख दीजिएगा। करेक्ट। अभिनव में 19 दिनों के प्रवाह के दौरान लेखक ने कितने गद्य लिखे। आप बता दीजिए जो लेखक थे कितने गद्य लिखे 19 दिन जो प्रवाह में थे, कौन। अच्छा कौन लेखक थे आप बता दीजिए, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है ना। कौन सा पाठ लिखे हुए हैं, तो ये लिखा अभिनव, ठीक है ना। ये 27 लिखे थे ना, 27, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, राइट आंसर है, ठीक है ना।
चलिए अगला देखते हैं। लग रहा पूरे जोश जज्बे के साथ जुड़ना है, पूरे जोश जज्बे के साथ। अगर आप नहीं लिख रहे हैं कमेंट में तो आप आलसी हैं, कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की से अनुदित है, बता दीजिए। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित है, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी या फिर कन्नड़। अब बताइए धरती कब तक घूमेगी मतलब लास्ट वाला चैप्टर के लेखक कौन है, अब ये भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ये कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो होगा, ठीक है, राजस्थानी। चलिए देखते हैं राजस्थानी, ठीक है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं, बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पढ़िए और जवाब दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि पापति को कौन सा रोग हो गया था, आप बता दीजिए पापति को कौन सा रोग है, टेटनेस या फिर हैजा या फिर कैंसर या फिर मेनेजाइटिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बबुआ हमारा डी होगा, ठीक है ना। मेनेजाइटिस से रोग हुआ था ना। अच्छा कितने नंबर बल्ली अमल को कमरे में भेजने के लिए लोग बोला था डॉक्टर ने, तब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा उसका 48 नंबर, ठीक है ना। 48 नंबर कमरा में भेजने को कहा था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आसान है पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बता दीजिए। इसी दुनिया में या फिर दुष्ट चक्र सृष्टा के लिए, फिर पहला पुस्तिका या फिर कवि ने कहा। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा, आप बता दीजिए। हाँ राइट आंसर भी होगा ना, राइट आंसर भी होगा दुष्ट चक्र की श्रेष्ठता के लिए, ठीक है ना। इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के, प्रदेश की विधा पढ़ने से क्या हो गए, क्या परिणाम पड़ा है। अभी जो प्रदेश की विधा सब लोग पढ़ रहा है पढ़ाई, उससे क्या प्रभाव पड़ा है। सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई है, फिर पूरक सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर भी होगा, ठीक है ना। बुद्धि सबकी विदेशी हो गई है, विदेशी शिक्षा पढ़ेंगे तो विदेशी होगा ना, भारतीय शिक्षा पढ़ेंगे तब ना हमारे भारतीय होगा। तो पढ़ना है हम लोग को भारतीय। नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, ईश्वर पेटलिकर, सातकोड़ी होता, सुजाता, फिर श्रीनिवास है। क्योंकि अपने देश की संस्कृति को बचा कर रखना है, अपने देश की सभ्यता को बचा कर रखना है, तो अपने देश की पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नगर कहानी के लेखक कौन है बताइए, नगर कहानी के लेखक सुजाता है, ठीक है ना, सुजाता। राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। आप बताइए ईश्वर पेटलिकर कौन सा पाठ के हैं, आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 33 नंबर देते हैं। 33 नंबर, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। अब बताइए लेखक के अनुसार मनुष्य की जो नाखून है किसके जीवंत प्रतीक है, मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्ववृत्ति के, फिर सौंदर्य का। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका सी होगा, ठीक है ना। अभी रात के 12 बज रहे हैं, आप लोग का वीडियो बना रहे हैं, लगभग शायद 12 ही बज रहे हैं, अब तो देख नहीं रहे हैं पर मोबाइल में काम हो रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907, 1906, 1905, 1904। इसका राइट आंसर कहा जाएगा, बता दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में, ठीक है ना, 1907 ईस्वी में। अच्छा जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है ना, रात में जग जग के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो यही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, पर आपका कुछ घाटा नहीं जाने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रही राम किसकी रचना है, बताइए। गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, नानक की या फिर घनानंद की। इसका राइट आंसर क्या होगा, रही रास किनकी रचना है, तो रही रचना है गुरु नानक की। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं लक्ष्मी के बड़े पुत्र का क्या नाम था, बताइए। अच्युत, गुणनिधि, लक्ष्मण या फिर शंकर। आप बता दीजिए क्या होगा। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम था अच्युत, ठीक है ना, अच्युत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। जो एक वृक्ष की हत्या है, किसने लिखा है एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण ना। वो बोलते हैं कि जो शहर है उसको क्या चीज़ से बचाने की जरूरत है, लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से, या फिर इनमें से कोई नहीं है। बताइए क्या राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा ना, राइट आंसर सी, ठीक है। नादिरों से बचाने का कहते हैं ना। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन आपको दोनों फेज में मिलेगा, जानते हैं कहाँ, ये सोशल साइंस में भी आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, आपको हिंदी में भी मिलता है। चलिए सोशल साइंस में भी क्वेश्चन मिलेगा। चलिए गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक रहा है, 1893 से लेके 1914 तक,
1892 से लेकर 1913 तक, या फिर 1894 से लेकर 1914 तक, या फिर 1893 से लेकर 1913 ईस्वी तक। अब बताइए इसका जो गांधी जी का अफ्रीका में गए थे प्रवास रहा है, कितना से कितने के बीच में रहा था? 1893 में गए थे और 1914 में आ गए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं 39 नंबर। अब 11 को क्वेश्चन और बचा है, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये ठीक बात नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कम से कम अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका भाई मेहनत कर रहा है आपके लिए, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो आपका ये दायित्व तो बनता है, आप ये कर सकते हैं कि आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को भी शेयर कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए, ठीक है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनका उम्र क्या था? 27 वर्ष, 26 वर्ष, 25 वर्ष या 24 वर्ष? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 27 वर्ष के थे तभी उनका मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने माली मालिनी किसे कहा है? शंकर पार्वती को, गणेश लक्ष्मी को, या फिर राधा कृष्ण को, या फिर राम सीता को? अब बताइए इसका राइट आंसर। जो कवि हैं माली मालिनी किसे कहा है? तो कृष्ण और राधा को, कृष्ण और राधा को। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन के मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें? 2, 3, 4, 1? बता दीजिए। मंगू के अलावा आपको समझाते रहे। देखिए मंगू के भाई कितना था? तो 2 भाई था। मंगू की एक बहन थी, ठीक है ना। ये 2 भाई था, 2 बहन थी। अब एगो मंगू एगो कम्मू। अब बताइए यहाँ कर कि मंगू के अलावा मतलब मंगू को नहीं लेना है, मंगू के अलावा कितने इसके संतानें थी? तो 3 हो गया ना, 2 भैया एगो बहनिया, तो 3 ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी होगा, ठीक है ना। आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन को। अगर कहानी याद होगा तो आप क्वेश्चन एकदम यूं ही कर लीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन करके अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? अज्ञाय का जन्म कब हुआ था बताइए। 1910 में, 1911 में, 1912 में, या फिर 1913 में? बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो क्वेश्चन आसान है, बहुत बार पूछता भी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर भी होगा, ठीक है ना, 1911 में। चलिए देखते हैं। अब तो 43 नंबर क्वेश्चन ना 42 तक खत्म हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका जवाब भी देते हैं, और आपका जवाब भी चाहते हैं कि आप तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? रश्मि रथी के लिए, संस्कृत के 4 अध्याय के लिए, उर्वशी के लिए, फिर रेणुका के लिए? बता दीजिए। जो दिनकर जी हैं, जो भारत की अभी राष्ट्र कवि हैं, इनको बिहार के बेगूसराय के रहे हैं, बेगूसराय के ये हम लोग को गर्व होता है, बेगूसराय के हैं, हम लोग को गर्व होता है कि बिहार के ही एक कवि हैं जिनको राष्ट्र कवि घोषित किया गया है। तो उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बहुत सारे इनको पुरस्कार मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था उस किस पाठ में मिला था, किस पुस्तक में मिला था? तो ये एक उर्वशी नाम का पुस्तक लिखे थे, उस पर मिला था, कृति लिखे थे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन भी आसान है पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब पूछ रहे क्या है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, साक्षात्कार है? बता दीजिए क्या है। तो ये राइट आंसर इसका क्या जगह बताइए। हाँ लिखिए, सब लोग कमेंट में भी लिखिएगा। चलिए राइट आंसर कैसे हो जाएगा? व्यक्ति चित्र है। देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का। 45 में बहुत ही कम क्वेश्चन बचा है, 5 क्वेश्चन बचा है, ठीक है ना। क्वेश्चन 5 बचा है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। सब लोग कर लेंगे, मेरे भाई साथी बहन जितने भी लोग जुड़े हुए हैं देख रहे हैं इस वीडियो को, सब लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 6ठी पीढ़ी के, 7वीं पीढ़ी के, 9वीं पीढ़ी के, फिर 8वीं पीढ़ी के? बता दीजिए। 8वीं पीढ़ी, 7वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी, 9वीं पीढ़ी? बता दीजिए। इसका राइट आंसर भी होगा, राइट आंसर भी, ठीक है ना, 7वीं पीढ़ी के। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी देने का निर्णय लिया था? सीता के जो बेटा थे वो कितने रुपए सीता को महीनवारी देने का लोग अपना निर्णय लिया था? 50 रुपया, 75 रुपया, 100 रुपया, फिर 60 रुपया? इसका राइट आंसर क्या? राइट आंसर ए, राइट आंसर। अच्छा, सीता का बड़े लड़का का नाम था कैलाश, ठीक है ना, याद रखना। सबसे छोटा का बीजू, मझिला का नारायण, ठीक है ना। अच्छा, संबंध के पत्नी का अपना नाम कमेंट में लिख दीजिएगा, तो शायद आपको पत्नी का नाम याद है कि नहीं, देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने स्टार्ट हुए? जो ये भारत है,
भारत का जो ये उत्तर वाला दिशा है, यहाँ से जो नागरी लिपि की उदय माना जाता है, कब से मिलना स्टार्ट हो गया बता दीजिए। 8वीं सदी से, 8वीं सदी से 6ठी सदी से, 9वीं सदी फिर 4थी सदी से। आप बताइए कब से मिलने लगा नागरी लिपि का लेख। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। 8वीं सदी से। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं क्वेश्चन बचा है, 2 और कुछ 3 बचा है। बहादुर पर कितने रुपए का इल्जाम का चोरी का इल्जाम लगाया गया था? 10 रुपये का, 11 रुपये का, 12 रुपये का, 13 रुपये का। बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 रुपये का, 11 रुपये का, 12 रुपये, 13 रुपये। बता दीजिए तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है ना, 11 रुपये। चलिए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? बता दीजिए कि भारत माता जो कविता है, अच्छा भारत माता जो कविता है इसके लेखक कौन है, ये कमेंट में आप लिख दीजिए, ठीक है ना। आपको लोग को जो कमेंट में दिए हैं आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे आपका जुड़ाव बना रहेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है ना। भारत माता जो कविता है, भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ या फिर इनमें से कोई नहीं, यथार्थ, ठीक है ना, यथार्थ। इसका राइट आंसर सी होगा यथार्थ। और लास्ट क्वेश्चन बचा है 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 50 नंबर क्वेश्चन बचा है, ठीक है। जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के पास ग्रुप में, ठीक है ना। ये आपका परिवार है, ये आपका चैनल है, इसको और आगे बढ़ाते हैं, चैनल को टारगेट बनाते हैं। अभी इन पे 1000 सब्सक्राइब पहुंचाना है, 1000 सब्सक्राइब आप लोग पहुंचा दीजिए, ये टारगेट है, ठीक है ना। टारगेट अचीव है, पूरा कर दीजिए, अचीव करना है, टारगेट पूरा कर दीजिएगा, ठीक है ना। 1000 सब्सक्राइब पर पहुंचाना है इसको, ठीक है। तो हमको विश्वास है आप पहुंचा दीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं पहले 50 नंबर क्वेश्चन। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा रहा है? जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा रहा है? विच्छिन्न, अविच्छिन्न, विच्छिन्न और अविच्छिन्न ना, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अविच्छिन्न, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सब आपको लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम करा दिए। 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कराया है आपके लिए जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये एग्जाम में जरूर पूछता है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक की क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और जो बच्चा का पकड़ प्रीवियस ईयर पर नहीं है तो समझिए वो कितना भी किताब पढ़ ले उससे कोई निकलने वाला नहीं है। हाँ, जो बच्चा का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जिसका बन गया है पकड़, तो समझिए कि वो अच्छा से निकाल लेगा एग्जाम को, ठीक है ना। तो आप प्रीवियस ईयर पे पकड़ बनाना है तो इस चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पे हर रोज़ आपको वीडियो मिलता रहता है, शॉर्ट मिलेगा, लॉन्ग मिलेगा। आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक नए सेशन के साथ हम जुड़ते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और मन लगा के पढ़ते रहिए, माता पिता का सेवा करिए, बड़ों का आदर करिए, छोटों का सम्मान करिए, ठीक है ना। जय हिंद, वंदे मातरम।